नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता फोरम के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और बार-बार उनकी जानकारी आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये प्रयास है कि संयुक्त प्रयास में आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं हम अपना योगदान देते रहें। दोस्तों सबसे पहले अभी आज जो हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो हम एमपीपीएससी 2022 मेंस से संबंधित चर्चा करेंगे जिसके हाल में पेपर्स कंप्लीट हुए हैं। दोस्तों आप लोगों ने कभी भी जब आप एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, जब उसकी तैयारी शुरू करते हैं, तो किसी ना एक्सपर्ट की या किसी एग्ज़ाम टॉपर्स के आप इंटरव्यूज़ देखते हैं तो उन लोगों का सभी का यही पहला सजेशन ये होता है कि जब आप तैयारियाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है वो क्या बोलते हैं कि जो एग्ज़ाम है, उसके सिलेबस को, उसके पेपर पैटर्न को, उसको सबसे पहले समझें। क्योंकि यही आपको एक व्यू पॉइंट देता है, आपको आगे की स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है और एक्चुअली आपको एक रियलिटी से फ़ोकस कराता है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपसे कैसे सवाल-जवाब होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपने मध्य प्रदेश पीएससी का सिलेबस डाउनलोड किया होगा। इसमें टोटल 6 पेपर्स होते हैं मेंस के। पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर्स होते हैं, जिसमें पहला, दूसरा पेपर जो होता है वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पेपर जो होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें पहले में हिस्ट्री और ज्योग्राफी पार्ट 1, पार्ट 2 में आता है। दूसरे पेपर में आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी आती है। पेपर 3 में आपका जो रहता है वो विज्ञान और तकनीकी होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। पेपर 4th में आपका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन होता है। ये सभी 3-3 घंटे के पेपर्स होते हैं और इनके जो मार्क्स होते हैं वो 300 मार्क्स के पेपर होते हैं, पेपर 1, 2 और 3। पेपर 4th जो है वो 200 नंबर का होता है, 3 घंटे का होता है। पेपर 5th जो है वो हिंदी से संबंधित होता है, हिंदी और व्याकरण का। और इसके बाद एक होता है निबंध का पेपर, ये भी हिंदी में ही होता है, ऑप्शनल नहीं होता, हिंदी में होता है, ये 2 घंटे का होता है, 100 नंबर का होता है। तो दोस्तों हम कुछ पेपर्स का देखते हैं कि पेपर्स किस टाइप से होते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। यदि कोई नया एस्पायरेंट है जो अभी तैयारी शुरू कर रहा है, तो वो एक बार देख सकते हैं कि भई आप जो ऑब्जेक्टिव जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको प्रीलिम्स के बाद जो मेंस की तैयारी करना है, मेंस का पेपर देना है, तो वो पेपर किस टाइप से होता है। और सभी लोग, बहुत सारे लोगों का सजेशन होता है कि आप मेंस को फ़ोकस रख के तैयारी करें और बाद में प्रीलिम्स पे को अपना फिनिशिंग दें। ल तो जैसी भी हो स्ट्रेटजी आप मतलब अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो चलिए जैसे देखते हैं, ये हमारा पेपर 1 है। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का मध्य प्रदेश पीएससी 2022 का पेपर है। 3 घंटे का पेपर है, टोटल 300 नंबर का पेपर है। इसका सेक्शन ए है, इसमें पहले है कि 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 15 से 20 शब्दों में इसे लिखना है और सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक है। तो देखते हैं जैसे कैसे इसमें सवाल्स आते हैं आपके। जैसे पहला है इसमें सौदायिक, असौदायिक से क्या तात्पर्य है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है? उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन 3 है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के किन्हीं 2 स्थलों का नाम लिखिए। खिलाफत की जंग किस अंतिम मुगल शासक ने किया और कब किया? खिलाफत का अंत किस मंगोल शासक ने किया और कब किया? मुगल काल में कबूलियत क्या होते थे? सिद्ध साहित्य परंपरा से क्या तात्पर्य है? पोलीगर विद्रोह कब और कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति प्रथम बार अपनी नीति कब और किस अधिवेशन में घोषित की? तेभागा आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? भीमबेटका को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? कलचुरी कालीन 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया था? राजा भोज द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना कहाँ और किसने की थी? ठगी का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? और आखिरी बाईजाबाई का संबंध किस राजघराने से? तो देखिए ये 15 क्वेश्चन्स आपके हैं, ये सभी अनिवार्य है और ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है जिसका आपको फैक्चुअल आंसर लिखना है। तो यहाँ बताने का तात्पर्य ये है कि देखिए जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो हमारे पास एक सवाल होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, तो वो बहुत ही ईज़ी होता है हमारे लिए रिकॉल करना कि कौन-सा सही हो सकता है। लेकिन जब हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसका आपको रिटन में आंसर लिखना है, चाहे वो 1 लाइन में लिखना हो, चाहे 3 लाइन में लिखना हो, चाहे 10 लाइन में लिखना हो, तो आपको जो है वो चीज़ें एक्चुअल में क्रमवार जानकारी आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि आपको उसे सोचना भी है और लिखना भी है। तो यही हमारा मतलब तात्पर्य है इस वीडियो में बताने का कि भई किस टाइप के सवाल आते हैं। फिर देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है, 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा 50 शब्द है।
और 5 अंक का है ये। तो जैसे इसमें अशोक के गुहा लेख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जैसे जनरली हमारे पास जब हम पढ़ते हैं तो ये सवाल आता है कि भई गुहा लेक जो है वो कहाँ-कहाँ पर है? अशोक के शिलालेख कहाँ पर है? ये हम सवाल पढ़ते हैं कितने शिलालेख थे। तो अब यहाँ पर एकदम पर्टिकुलर आ गया कि गुहा लेक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब आपको उसकी ए टू ज़ेड जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। संगम युगीन संस्कृति और समाज के विषय में लिखिए, मतलब उसका बैकग्राउंड लिखना है आपको कि उस समय कौन कैसा समाज संस्कृति थी। बलबन के तुर्की अमीरों के दमन की समस्या पर लिखिए। ठीक है, सूफ़ी शब्द को समझाइए। मोपला विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या है? दादा भाई नौरोजो की ब्रिटिश नीति के बारे में संक्षेप में लिखिए। गोदना के प्रकारों को संक्षेप में लिखिए। चरण पादुका मेला, शहीद मेला पर संक्षेप में लिखिए। ठीक है, गोंडवाना कालीन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का भी इसमें हिस्ट्री आता है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित और सवाल होते हैं। फिर उसके बाद है आप में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। नालंदा बिहार पर लेख लिखिए। पल्लवकालीन कला पर प्रकाश डालिए। शिवाजी के राजनीतिक आदर्श क्या थे? तो ऐसे देखिए, हिंदू बिल कोड सांची क्यों प्रसिद्ध है? जंगल सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। ये सब जो सवाल है, ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर हम यदि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें आखिरकार इस लेवल की तैयारी करना है ताकि हम आगे जाके ऐसे जो है सवालों के और प्रश्नों के, जो कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है, उसको लिखें। तो आपको जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यदि आपने माइंडसेट कर रखा है एमपीपीएससी का, तो एमपीपीएससी का माइंडसेट कर रहे हैं, तो उसके पूरे सिलेबस को, उसके क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, एग्जाम के पैटर्न को, और आपको किस लेवल तक आपको संघर्ष करना है, उसकी भी आपको कम से कम इसमें मदद होगी। अब देखिए, पार्ट 2 में जो है वो ज्योग्राफी है। फिर से वही पैटर्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, ऐसे प्रश्नों का एक क्रम आएगा। जैसे इसमें आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एकदम फैक्चुअल है, आपको लिखना है कहाँ पर है। जागृत ज्वालामुखी के 3 उदाहरण लिखिए। भूमध्यरेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है ना? भारत में तांबा भंडार वाले 3 प्रमुख राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश के वनों के प्रकार लिखिए। कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए प्रमुख 3 स्रोत क्या है? एनडीएमए क्या है? या नर्मदा डेवलपमेंट का हो सकता है। आपदाओं के समय संचार के लिए वैकल्पिक साधन क्या है? सुदूर संवेदन में कितने प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म होते हैं? भू-स्थैतिक उपग्रह की ऊँचाई, मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपके पास लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। क्योंकि हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक-एक फैक्ट्स को हम अपने माइंड में सेट करते हैं ना, ताकि वो एग्ज़ाम के टाइम में हमें याद आ जाए। तो जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उसे ही हमें लिखना होता है मेंस में। तो हम उसे इस टाइप से पढ़ें कि हमें कम से कम उसके बारे में, यदि हमें कोई सवाल आया कि जैसे लाइक आपको मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति के बारे में बताइए, तो हमने पर्यटन बोर्ड का गठन और बाकी चीज़ें देखी, तो उसको हम एक आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में 2-3 लाइनों में, 4 लाइनों में, 5 लाइनों में, जैसे क्वेश्चन की डिमांड हो, उसके हिसाब से हम लिख सकें। बाकी कुछ चीज़ें तो ऑन स्पॉट आपको ऐड करनी होती, बट सारी चीज़ें जो है वो जेन्युइन और रिलेटेड टू द फैक्ट एंड रिलेटेड टू द क्वेश्चन होनी चाहिए, है ना? जीआईएस में कंप्यूटर के महत्व को समझाइए। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि ज्वालामुखी क्या है? विश्व में ज्वालामुखियों का विवरण समझाइए। तो आपको पहले ज्वालामुखी का ज्योग्राफिकल वे में आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। फिर उसके बाद पूरे आपके मैप में कहाँ-कहाँ पे ज्वालामुखी है, उसको समझाना है। तो आप मैप्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना? फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे तरीके हैं आंसर राइटिंग के, जो जनरली हम जो 9th 10th 7th 8th में जैसे तरीके से हम एग्ज़ाम्स में आंसर लिखते थे, जो हमारा बेस्ट आंसर था, लगभग वही तरीके होते हैं। बा कुछ अंतर मेरे हिसाब से इसमें नहीं है। बट ये है कि रिलेटेड टू द क्वेश्चन होना चाहिए। आप और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन के साथ अपने आंसर को नहीं लिख सकते। तो ऐसे ही जैसे आप पेपर 1 हमने अभी चर्चा की, हम देखते हैं कि पेपर 2 का थोड़ा-सा ओवरव्यू लेते हैं कि पेपर 2 में क्या अ, है। पेपर 2 ये जीएस पेपर 2 है, सामान्य अध्ययन जनरल पेपर 2 का है। इसमें भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 15 से 20 वर्ड्स में लिखना है। अब इसमें ये हमारा जो पेपर 2 है, ये राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से रिलेटेड है। तो जैसे इसमें बम्बई केस में उच्च न्यायालय की ने किस न्यायमूर्ति ने उद्देशिका को संविधान का अभिन्न कहा। तो एकदम हमने जब पढ़ा तो उसे आपको पता होना चाहिए कैसे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये सब चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, इसे आपको एक लाइन में लिखना रहता है। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय किस पद्धति से है? मध्य प्रदेश दूरसंचार सेवा का प्रारंभ कब किया गया है? हिंदोपदेश ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस नवीन विचारधारा को विकसित किया? प्रत्योजन से क्या है? डेलीगेशन से क्या तात्पर्य है? कई देखिए कुछ हिंदी वर्ड्स हैं जो जनरली बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं समझने के लिए, तो उसका देखिए इंग्लिश में भी लिखा है कि डेलीगेशन, ताकि डेलीगेशन हम लोग नॉर्मली सुना करते हैं, तो ये आपको समझने में और फिर आगे आपके आपके आंसर फॉर्म करने में ईज़ी होगा। संविधान के मूल ढांचे से आप क्या समझते हैं? मूल ढांचे के न्यूनतम किन्हीं 5 अवयवों की सूची को सूचीबद्ध कीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सभी जो सवाल है, ये जो सभी सवाल है, इनके इसके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ते हैं। बस बशर्ते हम इसको अपने माइंड में सेट रखें, इसे और भी अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि मेंस में हमें कभी कोई सवाल आए तो इसमें हमको आंसर राइटिंग करने में आसानी हो। ठीक है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विषय वस्तु को समझाइए। लोक अदालत की अवधारणा उद्देश्य को समझाते हुए बताइए कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से पात्र हैं। भारतीय राजनीति में जाति, ये और वाले क्वेश्चन है, मतलब 1 और 2। जैसे हम लोग एग्ज़ाम्स में अपने 10th, 11th, 12th में कोई क्वेश्चन पेपर आता था, तो ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन पेपर आता था। बट समय सीमा बहुत कम होती है इसमें और आपको बहुत सारा कंटेंट लिखना होता है। तो आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग स्किल का ये मतलब नहीं कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, बट आपकी राइटिंग में फ्लो होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, कि आप मतलब माइंड से रिकॉल भी कर रहे हैं, आप उसको लिख भी रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से लिख रहे हैं, है ना? टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, जहाँ जैसे बेटर वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस तरीके से आप इसको कर रहे हैं, है ना? महात्मा गांधी के सत्याग्रह दर्शन को समझाइए। तो ये आपका फिलॉसफी से रिलेटेड जो है, समाजशास्त्र से रिलेटेड है ना? ये आपका यूजीसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वृद्धावस्था क्या है? तो देखिए ऐसे भी सवाल आते हैं। वंचित वर्ग से क्या आशय है? ये आपका पार्ट 2 का है, पार्ट 2 है, पेपर का पार्ट 2 है ना? उससे रिलेटेड है। सामुदायिक विकास जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? अब देखिए ये एग्जैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो जनगणना जो होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड है। पटेलिया समुदाय क्या है? ठीक है? ऐसे आप देख सकते हैं। चालू खाता परिवर्तन का क्या है? मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों की स्थिति। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आपको विभिन्न टेलीग्राम चैनल और अलग-अलग जगहों पे उपलब्ध हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसे। जैसे एक हम देखते हैं कि जैसे साइंस का पेपर होता है, साइंस का पेपर आपका पेपर नंबर 3 है, उसके बारे में हम एक बार देखते हैं कि पेपर नंबर 3 में क्या है। ये तो चतुर्थ वाला है हमारा पेपर। चतुर्थ में देखते हैं क्या है इसमें। देखिए चतुर्थ पेपर में आपका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन है। तो इसमें देखिए चारवाक दर्शन की सबसे बड़ी देन क्या है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार मनुष्य और प्रकृति में किस प्रकार का संबंध है? तो ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये तो या आप इन्हें अलग से भी पढ़ सकते हैं। जैन दर्शन का त्रिरत्न क्या है? तो ये हालाँकि दिया इसमें दर्शन शास्त्र में है, लेकिन ये कहीं न कहीं हम हिस्ट्री में इन चीज़ों को पढ़ते हैं। नैतिकता क्या है? ये सब बहुत ही छोटे सवाल लगते हैं, लेकिन जब हम इसको डिटेल में आप जब इन्हें लिखेंगे और एक्चुअली एज़ पर द एग्ज़ाम और एज़ पर द स्टैंडर्ड यदि आप इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, भाई-भतीजावाद, नेपोटिज़्म, तो देखिए एक प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं आप, तो आपको इस चीज़ों को समझाने का एक तरीका होना चाहिए, कि ये क्या है और है ना? अरस्तू के अनुसार सद्गुणों का मानव जीवन में क्या तात्पर्य है? क्या रूढ़िवादी सदैव नकारात्मक